नमस्कार TYBN विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी भाषा और लिपि नामक पुस्तक में से खड़ी बोली के उद्भव एवं विकास की रूपरेखा अंकित कीजिए नामक प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न है, ये शॉर्ट नोट का प्रश्न है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करें तो आज हम एक भाषा एवं बोली की बात कर रहे हैं, तो उस पर एक पंक्ति याद आती है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। भाषागत विविधता के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल उपयुक्त है। हिंदी भाषा की विविधता का भंडार है। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा की कुल 17 बोलियों का उल्लेख किया है, यानी कि 5 उपभाषाओं के आधार पर उनकी 17 बोलियों का उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण उपभाषा वर्ग है। खड़ी बोली इसी उपभाषा वर्ग की एक बोली है, यानी कि 5 उपभाषाएं हैं। उन 5 में से खड़ी बोली है वो पश्चिमी वर्ग की बोली है। हिंदी भाषा वही रूप है जिसे आज राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का स्थान दिया गया है। तो चलो अब हम बात करते हैं खड़ी बोली के उद्भव एवं विकास की। सबसे पहले हम बात करेंगे खड़ी बोली के नामकरण की। तो कई लोग खड़ी बोली और हिंदी को ब्रह्मवश एक ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह मानना गलत होगा। हिंदी एक मंडल है एवं खड़ी बोली उस मंडल की एक बोली है, यानी कि खड़ी बोली एवं हिंदी दोनों अलग अलग हैं। इसी खड़ी बोली का नाम कब, क्यों और किसने दिया, इसी संदर्भ में विद्वानों में भी विवादास्पद की स्थिति रही है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लू लाल जी ने 1908 में किया। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष जॉन ग्रिलकाइस्ट ने किया था। अब हिंदी भाषा के मूर्धन्य विवेचक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि खड़ी का अर्थ कर्कश या कठोर होता है, यानी ब्रज अवधि आदि बोलियों की तुलना में यह भाषा अधिक कठिन थी। यानी कि ब्रज भाषा एवं अवधि भाषाएं थी, ये बोलने में मीठी भी थी एवं उच्चारण में सरल भी थी। उसकी तुलना में इसलिए इसका नाम खड़ी बोली रखा गया। खड़ी का अर्थ क्या होता है, तो खड़ी यानी कि पड़ी या फिर उल्टा। खड़ी का दूसरा नाम खरी भी माना गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है कि खड़ी शब्द मूलतः खरी से अवतरित हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। लोगों ने इस बोली का साहित्य में प्रयोग करते समय जब अरबी फारसी शब्दों को निकालकर इसे शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने का प्रयास किया, तो इसे खरी बोली कहा गया, जो बाद में खड़ी बोली हो गया। यानी कि खड़ी बोली में मुख्यतः अरबी एवं फारसी शब्द ज़्यादा पाए जाते थे, तो जब इन शब्दों को निकालकर उसे शुद्ध रूप में लाया गया, तब यह बोली खरी से खड़ी में बदल गई। अब प्रोफेसर ग्रिलकाइस्ट ने खड़ी बोली का अर्थ मानक या फिर प्रतिनिधि माना है, एवं चंद्रबली पांडे ने खड़ी का अर्थ प्रकृत, ठेठ या शुद्ध माना है। इस प्रकार हमने देखा कि खड़ी बोली के नामकरण के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हुए हैं। इन मतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा की वह बोली जो शुद्ध, परिनिष्ठित एवं साहित्यक हैं, जो रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सबरनपुर, दिल्ली के आसपास बोली जाती हैं, वह खड़ी बोली हैं। विद्वानों ने इनकी हिंदी, हिंदू एवं उर्दू ये 3 शैलियाँ मानी हैं। आज के समय की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में यही खड़ी बोली है, यानी कि खड़ी बोली है वह हिंदी एवं उर्दू का मिश्रित रूप है। अब हम बात करेंगे खड़ी बोली के उद्भव की। तो खड़ी बोली का आविष्कार कब हुआ, इसके संदर्भ में कोई प्रमाणित प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है। कई विद्वान 18वीं शताब्दी में, तो कई विद्वानों ने
15वीं शताब्दी में खड़ी बोली का आविर्भाव माना है। भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी का मानना है कि अपभ्रंश के द्वारा जिन भाषाओं का जन्म हुआ उनमें हिंदी की विभिन्न बोलियों के रूप में खड़ी बोली नामक एक उपरूप का आविष्कार हुआ। वैसे तो खड़ी बोली का आरंभिक रूप अमीर खुसरो, रामानंद, कबीर, रैदास, बंदा नवाज आदि की रचनाओं में भी खोजा जा सकता है। इस प्रकार कोई प्रमाण यह तर्क नहीं करता कि खड़ी बोली का उद्भव वो कौन सी सदी में हुआ है। अब हम बात करें तो मध्ययुगीन कवि घंघ को कई विद्वान खड़ी बोली के प्रथम कवि मानते हैं, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है इसमें भी विद्वानों का मतभेद है। तो कोई विद्वान घंघ को खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं। उन विद्वानों ने घंघ कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ का प्रयोग करके इसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है। यूँ देखा जाए तो झटमल कृत गोरा बादल की कथा भी इसी शैली में अपना नाम दर्ज करा पाई है। जबकि हम दूसरी ओर देखें तो वली, सौदा, नज़ीर आदि की रचनाओं में भी खड़ी बोली के संकेत देखने को मिलते हैं, लेकिन इन रचनाओं में परिनिष्ठित खड़ी बोली का शुद्ध साहित्यिक रूप नहीं मिलता, यानी कि खड़ी बोली का जो शुद्ध रूप है वे इनकी ग्रंथों में या फिर इनकी कृतियों में देखने को नहीं मिलता। प्राचीन युग में लिखी गई इन रचनाओं में भाषीय एवं व्याकरणिक त्रुटियों के कारण खड़ी बोली का साहित्य का स्थान नहीं प्राप्त हो पाया था। वास्तव में खड़ी बोली का आविर्भाव आधुनिक काल में माना जाता है। तो अब हम बात करें कि खड़ी बोली के जनक किसे माने गए हैं, तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना गया है। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में मुकरियाँ एवं पहेलियाँ रचकर साहित्य में अपना श्री गणेश किया। 14वीं शताब्दी में सबसे पहले अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग करना आरंभ किया और उन साहित्य में बहुत कुछ कविताएं भी थी जो पढ़ने में एवं उच्चारण में सरल होने के कारण शीघ्र ही प्रचलित हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता, जनक एवं पिता माना गया है। अब हम देखेंगे खड़ी बोली के विकास को, यानी कि कौन से युग में किस प्रकार खड़ी बोली का विकास हुआ। तो भाषा एक दीर्घ प्रक्रिया का परिणाम है। उसे उत्पन्न होते ही कोई भी भाषा साहित्यिक एवं व्यवहारू भाषा नहीं बन जाती, यानी कि जैसे ही आज भाषा का आविष्कार हुआ और दूसरे दिन ही वह भाषा प्रचलित नहीं हो जाएगी, उसे साहित्यिक एवं प्रचलित होने में देर लगेगी। अनेक युगों की आरोह अवरोह की प्रक्रिया से गुजरते हुए भाषा अपना ठोस धरातल प्राप्त कर सकती हैं। खड़ी बोली की विकास यात्रा के विभिन्न पड़ाव रहे हैं जिन्हें हम इन युगों के द्वारा समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे पूर्व भारतेंदु युग। तो हिंदी गद्य का प्रथम पड़ाव आधुनिक काल है, यानी कि आधुनिक काल में ही गद्य एवं पद्य की रचनाएं मुख्य रूप से होने लगी और आधुनिक काल का समय ईस्वी सन 1000 के बाद माना जाता है, जिसे आधुनिक काल की संज्ञा दी गई। अब 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर ग्रिल काइस्ट थे। वैसे देखा जाए तो इस कॉलेज की स्थापना का प्रमुख प्रयोजन अंग्रेजों की स्वार्थी नीति को जाता है, लेकिन यह वही मंच था जहां से खड़ी बोली हिंदी का उभरने का, पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि इस दौर में खड़ी बोली थी वह अपना रूप विकास कर रही थी एवं इसी दौर में खड़ी बोली वो उत्पन्न हो रही थी। इस कॉलेज के लल्लूलाल, सदा सुखलाल, मुंशी इंसान लाखा, सदल मिश्र आदि अध्यापकों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया कि खड़ी बोली इस दौर में उत्पन्न हो रही थी एवं इन रचनाकारों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया। इनमें लल्लूलाल ने प्रेम सागर, सदल मिश्र ने सुख सागर, सदा सुखलाल ने नासी के तोपख्यान और इंसान लाखा ने रानी के
केतकी की कहानी आदि जैसी गद्य रचनाएं की, जो मुख्यत्वे उन्होंने खड़ी बोली में की। हालांकि इनकी रचनाओं में भाषा की एकरूपता न होने के कारण खड़ी बोली को शुद्ध रूप नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापकों का खड़ी बोली के विकास में प्रयास रहा। यह पड़ाव खड़ी बोली हिंदी भाषा के लिए नींव की ईंट बना रहा। यानी कि पूर्व भारतेंदु युग में खड़ी बोली थी, जो एक बोली के रूप में अपना विकास करने के लिए तैयार हो रही थी, और इन रचनाकारों ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया। तो अब हम देखेंगे भारतेंदु युग, यानी कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली का विकास किस प्रकार हुआ। सन 1850 के बाद हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विघ्न हुआ, जिन्होंने खड़ी बोली में गद्य नाटक लिखे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र में गद्य नाटकों का आरंभ किया, जो उन्होंने खड़ी बोली में लिखे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी लेखन के लिए अन्य लेखकों को भी इसी दिशा में प्रेरित किया। यानी भारतेंदु ने तो खड़ी बोली में गद्य लिखे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अन्य लेखकों को भी खड़ी बोली में नाटक एवं कृतियाँ लिखने के लिए प्रेरित किया। अब हिंदी अपने नई चाल में ढली। सन 1873 के बाद का सूत्र देते हुए उन्होंने खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसी दिशा में प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट आदि ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से खड़ी बोली के संवर्धन में अपना योगदान दिया। इसी युग में खड़ी बोली के परिमार्जन में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि जैसी संस्थाओं का योगदान भी सराहनीय रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसा नाम है जिन्होंने खड़ी बोली की वकालत की। यानी कि पूर्व भारतेंदु युग में खड़ी बोली वो अपना स्वरूप का उद्घाटन कर रही थी, किंतु भारतेंदु युग में खड़ी बोली की जो विस्तार है वह बढ़ने लगा। यानी कि खड़ी बोली को लेकर और रचनाएं होने लगी। कि भारतेंदु युग में भारतेंदु ने तो खड़ी बोली में रचना की, लेकिन उन्होंने अन्य कृतिकारों को भी इस दिशा में एवं इस बोली में रचना करने के लिए अभिप्रेरित किया। अब भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का विकास होता है। इस युग में द्विवेदी युग यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग। तो इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे सामर्थ्यवान लेखक ने खड़ी बोली को नई गति देने का प्रयास किया। भारतेंदु युग में भारतेंदु ने खड़ी बोली को परिमार्जन किया, एवं द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को एक नया रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से नवागत लेखकों को इसी दिशा में लिखने के लिए प्रेरित किया। हरिओंद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी आदि जैसे प्रतिभा संपन्न साहित्यकारों ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में खड़ी बोली हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। परिणाम स्वरूप खड़ी बोली भटकाव स्थिति में से बाहर निकलकर उसका स्थान स्थिर हो गया। यानी कि आरंभ में खड़ी बोली की स्थिति एवं उसका स्वरूप अस्वीकृत था, किंतु भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग में इस बोली को समर्थन मिलने लगा। भाषा में प्रौढ़ता आ गई और वह विचारों का वहन करने में समर्थ भाषा बन गई। आलोच्य युग में खड़ी बोली के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान सराहनीय रहा है। यानी कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से खड़ी बोली का विकास होता रहा, जो अलग अलग कृतिकारों ने अलग अलग पत्रिकाओं में खड़ी बोली के लेख देकर उसका विकास बढ़ाया। अब आगे बात करें तो द्विवेदी युग के बाद प्रौढ़ युग का उल्लेख आता है। तो छायावाद युग में खड़ी बोली हिंदी को प्रौढ़ता ही नहीं बल्कि उसको गंभीरता, संयम आदि की प्राप्ति हुई। यानी कि खड़ी बोली का अब विकास धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस युग में जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा पंत जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों की लेखनी से खड़ी बोली को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। इन कवियों ने मात्र
सीमित साहित्य सर्जन करके खड़ी बोली को वैविध्य सभर बनाया। गतिवादी, प्रयोगवादी आदि कवियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया। नागार्जुन, अग्ने, दिनकर, हरिवंश राय बच्चन आदि ने भी खड़ी बोली को अनेक रूपता देने का प्रयास किया। खड़ी बोली के इस स्वरूप के चलते खड़ी बोली धीरे धीरे आम आदमी की भाषा बन गई। युग में प्रेमचंद, सुदर्शन मजीठिया, कौशिक, जैनेन्द्र कुमार आदि कथा लेखकों ने खड़ी बोली के माध्यम से अनेक शैलियों का रचना की। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की पूर्ति होने के कारण खड़ी बोली का शब्द भंडार भी समृद्ध हो गया, यानी कि खड़ी बोली में अब पारिभाषिक शब्दों का भी आविष्कार होने लगा। इस प्रकार प्रौढ़ युग में खड़ी बोली अपने विकास के धरातल पर खड़ी होने लगी। अब इन युगों को देखने के पश्चात हम चर्चा करेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग की। स्वातंत्र्य युग यानी कि आज़ादी के बाद का युग। तो आज़ादी के बाद खड़ी बोली चरमोत्कर्ष की स्थितियों को कायम करके अपना विस्तृत रूप धारण करती हैं। देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा जैसे पर्दों पर खड़ी बोली आश्रित हो जाती है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, रविंद्र कालिया, कृष्णा सोबती, रामदरस मिश्र आदि जैसे कई नए उभरते हुए लेखकों ने खड़ी बोली को एक विशाल फलक दिया है। आज के युग में खड़ी बोली की अभिव्यक्ति क्षमता में अभिवृद्धि हुई है। उसका विस्तार गगन मंडल की भांति अनंत हो चुका है। जीवन के हर क्षेत्र, व्यापार हो या शिक्षा, राजनीति हो या साहित्य, मीडिया हो या फिल्म, सभी कार्यों के लिए खड़ी बोली की समर्थ करने का प्रयास किया गया है। यानी कि वह युग स्वतंत्रोत्तर युग जिसमें खड़ी बोली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। यानी कि खड़ी बोली जो पूर्व भारतेंदु युग में उत्पन्न हो रही थी, वह स्वतंत्र युग में पूर्व तरीके से विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार देखें तो खड़ी बोली को विविध युगों में से गुजरकर अपनी विकास यात्रा तय करनी पड़ती है। इस प्रकार अब जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो या फिर शिक्षा हो या फिर फिल्म का निर्माण करना हो, राजनीति हो, साहित्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में खड़ी बोली का विकास स्वातंत्र्योत्तर युग के बाद होने लगा। यानी कि आज़ादी के बाद खड़ी बोली को अपना स्वतंत्र रूप मिल गया एवं वह हर क्षेत्र में उपयोग की जाने लगी। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि 5 उपभाषाओं वर्ग में खड़ी बोली एक सक्षम भाषा मानी गई है। शुद्ध साहित्यिक एवं परिनिष्ठित हिंदी भाषा की इसी बोली का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज, ईसाई मिशनरियाँ, छापखानों, प्रसार समितियाँ एवं परिषद, हिंदी सिनेमा एवं साहित्य कोशों का योगदान इसके विकास में अहम भूमिका रहा है। आज खड़ी बोली सभी प्रांतों की व्यवहार भाषा बन गई है। इतना ही नहीं किंतु खड़ी बोली देशांतर की सीमाओं को लांघते हुए अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने का भी दावा कर सकती हैं। यानी कि खड़ी बोली वह हर क्षेत्र में अपना पग आ रही हैं, तो वह केवल राष्ट्रीय ही नहीं किंतु वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने के लिए सक्षम हो रही हैं। धन्यवाद।